Good morning, students. वेलकम बैक आफ्टर द एग्ज़ाम्स। बेटा आज से हम +2 की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे +2 में 3 पार्ट्स हैं, तो अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़, हड़प्पन आर्कियोलॉजी। बेटा सबसे पहले ये आर्कियोलॉजी का आपको मतलब पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजी को हिंदी में पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ों की खोज करने वाला। तो जो पुरानी चीज़ों की खोज करता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। हमने 11th क्लास के चैप्टर 1 में पढ़ा था कि किस तरीके से अर्ली मैन जो था वो बना था, आदि मानव का उद्भव कैसे हुआ था। हमने पढ़ा था कि एप से, वानरों से इंसान बना था, कैसे उसके ब्रेन डेवलप हुआ था, कैसे उसने चलना सीखा, फिर किस तरीके से उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, उसने आग की खोज की, मतलब बहुत सारी उसने डिस्कवरीज की और कैसे वो डेवलप होता चला गया। तो यहाँ पर हम एक देखते हैं कि उसने एग्रीकल्चर की खोज कैसे की होगी। हम देखते हैं कि इंसान जो था वो ग्रुप्स में रहना उसने सीख लिया था। इसके बाद वो पहले तो वो नोमैडिक लाइफ यानी खाना बदोश जीवन लीड करता था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। फिर हम ये पता लगाते हैं कि उसने एग्रीकल्चर करना सीखा। इसके बारे में हमें रिटर्न तो कुछ भी प्रूफ नहीं मिला, लेकिन बस हम एज्यूम करते हैं कि कोई आदि मानव बैठा होगा और उसने देखा होगा कि कैसे बीज से एक नन्हा सा पौधा बना और फिर कैसे पौधा बड़ा होता चला गया और फिर उसमें फल फूल जो थे वो लगे। तो उसने फिर ये समझा, उसके दिमाग में ये आया कि अगर हम पौधों की एक ही जगह पर रहकर देख रेख करते हैं तो उससे हमें खाने के लिए फल फ्रूट मिलते हैं। तो इस तरीके से उसने एग्रीकल्चर करना सीखा होगा। क्योंकि उसे एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज़रूरत होती थी, इसलिए इंसान ने सबसे पहले नदियों के किनारों पर रहना शुरू किया। तो इंसान जो सबसे पहले सेटल हुआ था वो नदियों के किनारे पर हुआ था। अब यहाँ से हमारा चैप्टर कंटिन्यू हम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा कि इंसान जो था जब रिवर्स के साथ साथ सेटल हुआ तो दुनिया में 4 जगह पर वो सबसे पहले सेटल हुआ। एक था मेसोपोटामिया में, दूसरा था मिस्र में जो कि अफ्रीका में है, तीसरा था चाइना में। चीन की सभ्यता हम इन्हें कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सभ्यता यानी कल्चर। सभ्यता किसे कहते हैं? जब एक जैसे रीति रिवाज, एक जैसे दिखने वाले लोग, एक जैसी परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो उससे सभ्यता बनती है। ठीक है, तो हम यही मानते रहे कि दुनिया में 3 जगह पर सबसे पहले सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप हुई थी। एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि ईरान इराक में थी और ये दजला फरात नदियों के आसपास डेवलप हुई। दूसरी थी मिस्र की सभ्यता जो कि अफ्रीका में नाइल रिवर के आसपास डेवलप हुई। और थर्ड थी चाइना की सिविलाइजेशन जो कि हांगो नदी के आसपास डेवलप हुई थी। तो 1920 तक यही माना जाता रहा, लेकिन 1920 के दशक का मतलब होता है 10 साल का समय, यानी 1920 से 30 के समय में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। 1921 में इसकी खोज हुई थी और 1924 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी।
जो ये डिस्कवरीज हुई थी उनसे ये पता चला कि भारत में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। यानी जिस टाइम वर्ल्ड में ये 3 सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, उस टाइम हमारे देश में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन चारों सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता हमारे देश की सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी ये कैसे हुई थी। हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। तो हम ये देखते हैं कि लगभग 160 ईयर्स पहले यानी अंदाजन 1856 में लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन के लिए कुछ स्थानों पर खुदाई कार्य चल रहा था। लाहौर और कराची आज पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर कुछ रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था 1856 में। उस टाइम ये इंडिया के ही पार्ट हुआ करते थे, तो वहाँ पर कुछ खुदाई कार्य चल रहा था। तो वहाँ पर ना इंजीनियर्स को हड़प्पा का एक पूरा स्थल मिला। लाहौर और कराची के बीच में ये हड़प्पा जो उस टाइम का इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट सिटी था, उसका कुछ हमें वहाँ पर एविडेंस इन लोगों को मिले। इन्हें कुछ रियून्स मिले, खंडर मिले। कुछ जैसे बिल्डिंग खड़ी थी तो उसमें ईंटें लगी हुई थी, तो उन्होंने उस भवन को तो नहीं समझा और उसकी जो ईंटें थी वो उखाड़ कर ले गए, और इन ब्रिक्स का प्रयोग जो था रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। लेकिन वो ये जान ही नहीं पाए कि यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन भी थी। तो फिर जॉन मार्शल के अंडर जो थी खुदाई चली, और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। ठीक है, और फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। तो 1924 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अनाउंसमेंट थी वो सर जॉन मार्शल ने पूरी की। सर जॉन मार्शल ने पूरे वर्ल्ड के सामने उसको बताया। अब हम इतने पोर्शन को जो है एक बार पिक्चर्स के द्वारा समझते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं कि ये देखो, ये वर्ल्ड में 4 जगह पर सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ये है इजिप्ट अफ्रीका में, ठीक है, नील नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। सेकंड थी यहाँ पर दैट इज़ मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये आज के ईरान इराक के स्थान पर थी, ठीक है। तीसरी थी ये हमारे देश में हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि इंडस सरस्वती वैली में डेवलप थी। और चौथी थी दैट इज़ ये हांगो वैली, हांगो रिवर के आसपास चाइना की सिविलाइजेशन, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पहले इन 4 जगह पर इंसान ने जो था वो रहना शुरू किया था। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो इसकी डिस्कवरी में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था ये थे राखल दास बनर्जी, जो कि एक बंगाली थे और बहुत ही इंटेलिजेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये जो थे इंडियन थे दयाराम साहनी, ये दोनों ने डिस्कवरी की थी किसके अंडर, सर जॉन मार्शल, जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे। जो इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है ये हमारे देश में पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी देख रेख करता है, और जितनी डिस्कवरीज होती हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर होती है। तो ये उसके डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल, और ये उनके अंडर काम कर रहे थे दयाराम साहनी, और ये थे आर.डी. बनर्जी। तो सबसे पहले ये दयाराम साहनी को 1921 में हड़प्पा की खुदाई से जो थे कुछ कॉइन्स, कुछ मोहर जिसे सील कहते हैं, वो इनको मिली थी, हड़प्पा में मिली थी, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं।
इन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। मोहनजोदाड़ो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। तो इनको भी ऐसी ही सील मतलब कॉइन, अभी हम आगे डिटेल में करेंगे सील के बारे में। तो इनको ये सील जो थी हड़प्पा से मिलती जुलती इनको भी मोहनजोदाड़ो में मिली। तब इन सब यहाँ पर काफ़ी डिस्कवरीज हुई और तब जो था पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो भारत में एग्जिस्ट करती थी और ये इन चारों सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। तो ये थे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी वर्ल्ड में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये देखो ये इंडस रिवर है जो कि पाकिस्तान में, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में है। इस रिवर के आसपास बच्चों ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी सिविलाइजेशन सेटल हुई थी वो रिवर्स के किनारे हुई थी। तो यहाँ पर ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ये देखो अब हम इस सिविलाइजेशन को मैप में देखते हैं। ये देखो ये सिविलाइजेशन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र और मेसोपोटामिया, इन सिविलाइजेशन को अगर हम प्लस कर देना तो उससे भी 10-12 गुना जो थी ये बड़ी थी सिविलाइजेशन, यानी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। और ये 3 कंट्रीज़ में फैली हुई थी। एक तो हमारा ही देश है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा अफ़गानिस्तान है। तो ये 3 कंट्रीज़ में ये सिविलाइजेशन जो थी वो फैली हुई थी, ठीक है। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं कि नोट्स में हमारा ये क्या कहता है। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण देखते हैं। नामकरण मतलब इसको क्या नाम दिया गया। तो इस सभ्यता का जो नामकरण था इसको हम हड़प्पा नाम से जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा शहर सबसे पहले मिला था। और इसका जो दूसरा नाम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास डेवलप हुआ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से पुकारते हैं और क्यों पुकारते हैं। और इसका टाइम पीरियड ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसका टाइम पीरियड था 26 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व क्या होता है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो इसलिए आपको अब ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ईसा पूर्व मतलब BCE, बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह से पहले जो सन थे वो उल्टे चलते थे, यानी पहले 1900 आया, फिर 1800 आया, फिर 1700 आया, फिर 1600 आया, इस तरीके से। तो जो था ये सिविलाइजेशन 2600 से स्टार्ट हुई और 1900 BCE के बीच में ये इंडिया में फ्लरिश्ड हुई थी। इसके बाद हम इसका विस्तार देखते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता को अगर जोड़ दें तो उससे ये 10 से 12 गुना बड़ी थी और ये 3 देशों में फैली हुई थी, ठीक है। इनको अच्छे से याद करना, ये 1 मार्क में आ सकते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद बेटा जब इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था ना, तो उस टाइम इसके कोई 30-40 रीजन सी जो थे वो हमें मिले थे। पर आज के टाइम में यानी 2020 तक इसके कोई 1500 जो क्षेत्र हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसके मुख्य स्थल कौन से थे। वैसे तो देखो 1500 मैंने अभी आपको बताया कि क्षेत्र डेवलप हो चुके हैं, मतलब डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो थे लोथल, नागेश्वर, धोलावीरा, बालाकोट, कालीबंगा, रखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चानुदड़ो आदि। बेटा ये जो स्टेशंस मैंने अभी पढ़े हैं ये आपको मैप में भी भरने के लिए आएंगे, तो ये हमारे सिलेबस में है, इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो हमें एविडेंस है, यानी हमें इसको इंफॉर्मेशन देने वाले जो एविडेंस है वो कौन कौन से हैं।
सबसे पहले है नगरों तथा भवनों के अवशेष, रिमेन्स ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, यानी जो हमें खुदाई में शहर सिटीज़ मिले हैं तो उनके जो हमें रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, बचे कुचे भवन हैं। सेकेंडली मिट्टी के जो बर्तन हैं, औजार हैं, टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, पोट्स हैं, ये सब। तीसरा है शवाधान यानी ब्यूरल्स यानी डेड बॉडीज़ और जानवरों की हड्डियाँ, बोन्स ऑफ एनिमल्स। फोर्थ है मोहरे, सील्स एंड वेट्स। ठीक है, तो इन सब से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने में बहुत हेल्प मिलती है। आने वाले जो पार्ट्स हैं हम उसमें इन्हीं के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब बेटा यहाँ पर आता है कि ये जो लिपि थी, लिपि होती है लिखने का स्टाइल, भाषा का लिखने का स्टाइल। देखो अगर हमने किसी के बारे में जानना है तो उसमें हमें लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। उस टाइम की लिखी हुई किताबें हमारी बहुत मदद करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है यानी जो लिखने का स्टाइल है उसे आज तक नहीं समझा जा सका है। वर्ल्ड में जितनी भी सिविलाइजेशंस अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं उन सभी की स्क्रिप्ट को पढ़ा जा चुका है, लेकिन हमारे देश की इस स्क्रिप्ट को यानी लिखने के स्टाइल को अभी तक समझा नहीं जा सका है। तो जिसके कारण ये जो इसकी लैंग्वेज है वो एक सीक्रेट बनी हुई है। फ़िलहाल इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको हम देखते हैं कि उसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले ये लिपि वर्णमालीय नहीं है। अभी आप इसको समझो, फिर मैं पिक्चर्स में आपको समझाती हूँ कि ये जो लिपि है यानी लिखने का स्टाइल जो है वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। देखो बेटा, अब हम जो जैसे ये मैंने अभी हिंदी लिखी हुई है और इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं, आप देख रहे हो। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि है हमारे देश की, और जो इंग्लिश है उसकी रोमन स्क्रिप्ट है। अब ये सब देखो अक्षर लिखे हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, लेकिन इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में कोई अक्षर है ही नहीं। उसमें फिर क्या है, उसमें पिक्चर्स है, इमेजेस हैं। ठीक है, और इन इमेजेस को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। और इन इमेजेस की जो नंबर है वो 375 से लेकर 400 के बीच में है। ठीक है, तो एक भी लेटर नहीं समझा जा सका तो ये 400 क्या समझे जाएंगे। इसके अलावा ये लिपि जो लिखने का स्टाइल है बहुत ही लाइट है, कई कई जगह पर तो समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या हुआ है। पांचवा, ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, यानी कि ये उल्टे हाथ से जो थी वो लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसके बाद है कि इसके जो हमें निशान हैं बहुत ही सारी वस्तुओं पर जो है वो हमें मिले हैं। ये प्राय बर्तनों पर भी मिले हैं, यानी जो मिट्टी के हमें इनके वेसल्स मिले हैं उनके ऊपर भी इसके हमें मतलब ये लिखी हुई मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम लोग जो थे वो सभी पढ़े लिखे थे, लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बर्तन तो सबसे गरीब तबका ही बनाता है ना, सबसे गरीब लोग बनाते हैं। तो अगर वो भी बर्तनों पर कुछ लिख रहे हैं तो इसका तो साफ मतलब है कि वो लिखना जानते थे, यानी सभी लोग पढ़े लिखे थे। अब हम एक बार इसको इमेजेस में देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट इनकी कैसी थी। देखो बच्चों, ये थी इनकी स्क्रिप्ट। ये अब चित्र बने हुए हैं, इमेजेस बने हुए हैं, है ना। अब ये देखो, ये हमें स्वास्तिक का हमारा निशान है, पर ये क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता। तो ये सारे चित्रमय हैं और इनकी जो संख्या है वो 375 टू 400 के आसपास है। ठीक है, अब ये देखो, ये एक और इनकी लिपि का है। अब इसको क्या समझो भाई, ये क्या लिखा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश तो की है उन्होंने समझने की, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसके बाद ये देखो, अब हम इसके देखते हैं कि कहाँ पर लिखी हुई है। ये देखो, ये एक सील है। सील समझते हो? सील का मतलब मोहर, कॉइन, सिक्का। जैसे हमारे सिक्के 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, तो ऐसे ये सिक्के हैं।
तो इन सिक्कों के ऊपर ये देखो ये लिखी हुई है लिपि। अब क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं पता। इस मोहर के ऊपर एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं प्लस इनके निशान हैं। ये देखो ये सब सील्स जितनी भी मिली हैं उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है ये तो यही लोग जाने, परमात्मा ही जाने ये क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इनकी ये स्क्रिप्ट जो है वो आज हमारे लिए एक मिस्टीरियस थिंग बनी हुई है जिसको अभी तक हम समझ नहीं सके हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं इनकी मोहर के बारे में। मोहर मैं आपको बार बार कॉइन वर्ड कह रही हूँ, तो अब हम इनकी कॉइन्स के बारे में, इनकी सील्स के बारे में देखते हैं। तो ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। इसको ध्यान से याद रखना, ये जो है पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। स्टीटाइट स्टोन से ये बनी हुई थी और इस पर जो थे जानवरों के चित्र थे। ठीक है, और इस पर लिपि के भी निशान थे जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका है। और इसका यूज़ जो था ना वो डिस्टेंट लैंड की जो कॉन्टेक्ट्स थे उनको सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। यानी ये लेन देन में तो काम आती ही थी, इसके अलावा ये स्टैम्प का भी काम करती थी। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी जगह पर एक हमने बैग पहुंचाना है। ठीक है, उस बैग को कैसे पहुंचाया जाता था कि वो ठीक ठाक पहुंच जाए, कोई जान ना पाए बीच रास्ते में इस बैग में क्या है। तो उसको कैसे भेजा जाता था? तो पहले तो उस बैग को रस्सी से उसका मुंह जो थे वो बांध देते थे, फिर उसके ऊपर गीली मिट्टी का लेप लगा देते थे, फिर उसके ऊपर स्टैम्प की छाप यानी स्टैम्प लगा दी जाती थी और फिर उस बैग को भेज दिया जाता था जिस भी डेस्टिनेशन पे भेजना है। और फिर अगर वो डेस्टिनेशन पर बैग ठीक ठाक पहुंच गया, उसकी सील को नहीं तोड़ा गया, तो इससे क्लियर था कि इस बैग के साथ कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं की गई, उसको खोलने की कोशिश नहीं की गई। और अगर वो सील टूटी हुई मिलती थी तो इट मीन्स उस बैग को में से जो है कुछ ना कुछ निकाला गया है। तो इस तरीके से जो था सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। अब ये देखो ये आज के टाइम की सील है, ये देखो ये सील है ना। जैसे हम प्रिंसिपल से अपने कुछ वेरीफाई करते हैं पेपर्स वगैरह, ये देखो ये सील है। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी सील होती है, तो ऐसी उस टाइम भी सील्स हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो सील्स थी वो लेन देन में तो काम आती ही थी, इसके अलावा अगर किसी जगह किसी स्थान पर हमने सामान को पहुंचाना है तो उस पहुंचाने के भी ये काम आती थी। होप कि आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए बेटा इतना ही करें और सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एनसीईआरटी की पार्ट 1 की +2 की पार्ट 1 की एनसीईआरटी बुक खरीद लेंगे और प्लस एमबीटी गाइड लेटेस्ट एडिशन की खरीद लेना। +2 की सीबीएसई की, हरियाणा बोर्ड की नहीं, सीबीएसई की आपने लेनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।